ये वो है जो आने पर लोगों के फसलें बर्बाद कर जाते हैं, थोड़े से समय में पूरे मानसून के हालात बदल देते हैं और जाते जाते लोगों के घर उजड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है और क्यों पृथ्वी के बीचों बीच में ही ज़्यादा चक्रवात आते हैं। चक्रवात के पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप सोचोगे कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। तो ये बात आपको इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये बात मैं आपको इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा कि वीडियो खत्म होते होते आप सोचोगे कि ये वीडियो और देर चल जाता तो अच्छा होता। तो सबसे पहले हमें हवा के दाब के बारे में समझना होगा कि हवा का दाब क्या होता है। तो ये है हमारा विश्व और बीच में से एक रेखा जा रही है, ये भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर एक कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर इन तीन रेखाओं को ही क्यों दिखाया गया है? तो इनकी एक खासियत है, तो सूरज इन तीन रेखाओं के कभी बाहर नहीं जाता है। आप इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे एक कार रोड पर बनी हुई दो लाइंस को क्रॉस नहीं करती, वैसे हमारा सूरज कर्क रेखा और मकर रेखा को क्रॉस नहीं करता। जब सूरज कर्क रेखा से निकलता है तो 6 महीने बाद वो मकर रेखा तक जाता है, फिर लौट आता है और 6 महीने बाद कर्क रेखा तक पहुंच जाता है, यानी जाना आना पूरा 12 महीनों का। लेकिन इसमें आपकी एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये होगी कि सूरज हिल रहा है। तो सूरज नहीं हिल रहा, ये हो रहा है पृथ्वी के झुकाव के कारण। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो हम चलिए हमारे टॉपिक की तरफ लौटते हैं। तो सूरज 3 महीनों में भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जाता है, फिर 3 महीनों में कर्क रेखा से भूमध्य रेखा तक लौट आता है और फिर 3 महीनों में भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक जाता है और 3 महीनों में वहाँ से भूमध्य रेखा तक लौट आता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दो रेखाओं के बीच में सूरज की किरणें सीधी पड़ती है और इसके आगे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। तो जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है तो वहाँ का तापमान कम हो जाता है और इसी वजह से वहाँ की हवाएं भारी हो जाती है और वहाँ का दबाव बढ़ जाता है। तो विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है और वो हमेशा सीधी पड़ती है। इस वजह से वहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है और वहाँ की हवाएं हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उस क्षेत्र में दबाव कम हो जाता है। तो आजू बाजू की हवाएं वो खाली जगह भरने के लिए आती है। तो आती तो सीधी है, लेकिन वो आते वक्त फेरल के नियम को फॉलो करती है। अब ये फेरल भैया बीच में क्या कर रही है? तो फेरल का नियम टिका है पृथ्वी के कोरियोलिस बल पर। तो कोरियोलिस बल क्या है? तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है यानी गोल गोल घूमती है तो उस पर एक काल्पनिक बल लगता है, उस पर जो पृथ्वी के पास गति कर रहा है। तो पृथ्वी के पास गति कौन कर रहा है? तो पृथ्वी के पास गति कर रहा है हवा। तो ये बल हवा की दिशा को बदल देता है। ये नियम कहता है कि विषुवत रेखा की ऊपर की हवाएं अपने राइट की ओर मुड़ेगी और विषुवत रेखा की नीचे की हवाएं अपने लेफ्ट की ओर मुड़ेगी। अगर माना मैं हवा हूँ और मैं उत्तरी गोलार्ध में दौड़ रहा हूँ तो ये बल मुझे मेरे राइट की ओर मोड़ेगा और विषुवत रेखा के नीचे ये बल मुझे मेरे लेफ्ट की ओर मोड़ेगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध में दबाव कम होता है तो वहाँ पर चारों तरफ से हवाएं आने लगती है और ऐसी आकृति निर्माण करती है और हवा आपस में ही घूमने लगती है और वही कहलाता है चक्रवात। ज़्यादातर चक्रवातों का निर्माण समुद्र में होता है। ऐसा क्यों? तो जहाँ पर हवाएं कम होती है वहाँ पर दबाव कम हो जाता है और वहाँ पर एक खाली स्थान निर्माण होता है। तो चारों तरफ से हवाएं उस खाली स्थान को भरने के लिए आती है। लेकिन अगर ये ज़मीन पे हुआ तो ज़मीन पर बहुत सारे पेड़ है और बड़े बड़े घर है, तो ये हवा इनसे टकराती है और बिखर जाती है, तो इससे इनकी गति कम हो जाती है। तो हवाओं की गति कम होने की वजह से वो एक बड़े चक्रवात का निर्माण नहीं कर सकते और शायद हम उन्हें देखते जो छोटी सी बोतल को भी नहीं उठा पाते। और समुद्र में चारों तरफ समान मैदान जैसा है तो हवाओं को आने में कोई दिक्कत नहीं आती और तेज हवाएं मिलकर एक विशालकाय चक्रवात का निर्माण कर देती है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि रेगिस्तान में तो पूरी समान मैदान है और वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है और गर्मी तो इतनी है कि खुद बॉयल हो जाएगा आदमी, तो वहाँ पर कितना भीषण चक्रवात आता होगा। तो आप गलत है, रेगिस्तान में कोई चक्रवात नहीं आता। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण ऐसा है कि कुछ मुख्य बिंदु है जो मैंने आपको पहले नहीं बताए। अगर मैं आपको ये पहले बता देता तो आपको जो पहले मैंने बात बताई है वो थोड़ी सी भी समझ में नहीं आती। तो चक्रवात के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी आर्द्रता। तो ये आर्द्रता क्या होती है? तो जब समुद्र का पानी भाप बनता है तो ऊपर जाके फैल जाता है और वो नमी पैदा करता है और उसी नमी को कहा जाता है आर्द्रता। तो जब चक्रवात बनता है तो ये नमी उस चक्रवात में मिलकर उसे शक्तिशाली बनाती है। अगर यही चक्रवात रेगिस्तान में आता है तो वहाँ पर ना कोई पानी है, अगर पानी नहीं तो वो भाप नहीं बनेगा और भाप नहीं बनी तो वो नमी पैदा नहीं करेगा, तो वो चक्रवात ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। और दूसरा कारण ये है कि रेगिस्तान में चारों तरफ गर्मी पड़ती है, तो जो हवा उस खाली जगहों को भरने के लिए आती है वो खुद गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस वजह से रेगिस्तान में कोई चक्रवात का निर्माण नहीं होता। तो वो क्या था जो मूवी में आपने देखा है कि चारों तरफ बालू उड़ रही है, तो वो कोई चक्रवात नहीं था, वो था तूफान। तूफान की वजह से रेगिस्तान में चारों तरफ बालू उड़ती रही थी। अमेरिका में एक ऐसा भयानक चक्रवात आता है कि वो जहाँ से जाता है वहाँ से पूरे घर उखाड़ कर ले जाता है। तो वहाँ के लोग घर बनाते समय एक काम करते हैं कि नीचे हमेशा बेसमेंट बनाते हैं, तो जब चक्रवात आता है तो लोग नीचे चले जाते हैं, तो घर गिरे या उड़े उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होता।
तो वहाँ पर चक्रवात को कहा जाता है टोर्नेडो, जो पृथ्वी का सबसे खतरनाक चक्रवात है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि चक्रवात के बारे में अभी कोई जानकारी बची है जो मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।